सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जैक ब्लॉग्स। और इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने 99.2 परसेंटाइल कैसे अचीव कर पाया था अपने जे मेंस में। एंड इस वीडियो में प्रॉपर एकदम सच बताऊंगा, मैं कोई चीज़ें शुगर कोट नहीं करूंगा। एंड मैं ऐसा भी नहीं करूंगा कि मेरे को कुछ नहीं आता था मैंने एकदम से अचीव कर लिया। एकदम प्रॉपर ऑनेस्टी के साथ इस हर चीज़ बताऊंगा। सो अगर तुम जे 2027 या 2028 एस्पिरेंट हो, तुम लोग ये वीडियो ज़रूर देखना। एंड इससे तुमको काफ़ी चीज़ें पता लग पाएंगी कि तुम क्या और कर सकते हो या तुम अभी क्या मिस्टेक कर रहे हो। बिकॉज इस वीडियो में मैं तो ये तो बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया जिससे मैं कर पाया, बट ये भी बताऊंगा कि जो मैंने चीज़ें नहीं की, जो मेरी मिस्टेक्स थी, जिससे तुम अपना स्कोर और अच्छा कर सकते हो। तुम भी जानते हो 99 परसेंटाइल इस समय तो यार कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। बिकॉज अगर 15 लाख बच्चे दे रहे हैं 99 परसेंटाइल का मतलब तुम्हारी 15,000 रैंक है। अब 15,000 रैंक में भाई तुमको टॉप एनआईटी में कोई सीएस नहीं मिलने वाला। इसलिए अगर तुम एम कर रहे हो तो 99.5 का तो करो यार। अगर तुमको थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहिए तो 99.5 तो एटलीस्ट टारगेट करो। उसके बाद फिर चाहे जितनी है मेहनत करते रहो। तो सबसे पहले आते हैं कि मैं कौन हूँ। आई नो बहुत लोग इस चैनल पे नए हो सकते हैं। तो मेरा नाम ऐश्वर्य अवस्थी है एंड मैंने जे 2 बार दिया, एक 2024 में, एक 2025 में। 2024 में मेरी 98 परसेंटाइल रह गई थी बट एडवांस नहीं क्लियर हुआ था, तो मैंने इसलिए ड्रॉप लिया था। एंड फिर 2025 में मेरी 99.2 परसेंटाइल थी एंड एडवांस क्लियर हो गया था। एंड टू बी ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मैं आज तक टॉपर तो एकदम नहीं रहा हूँ। मतलब सच बता रहा हूँ। होता है ना कि बहुत लोग टॉपर्स होते हैं स्कूल में भी, ये वो भी। मैं आज तक भाई कोई टॉपर वॉपर नहीं रहा हूँ। इट्स प्योरली मैं 11th में थोड़ा दिमाग सुधर गया था। 11th के 10th में सुधर गया था, तो 10th से थोड़ा सीरियस हो गया था। सो इसलिए भाई मैं कर पाया, वरना मैं बहुत लोग सोचते हैं ना कि IITians से तो सिर्फ टॉपर्स ही सारे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं काफ़ी एवरेज स्टूडेंट था, सो मेरे को पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें फेस होती हैं, प्रॉब्लम। तो आई थिंक इन्हीं चीज़ों की वजह से तुमको ये शायद वीडियो काफ़ी हेल्पफुल भी हो। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि सपोज़ मैं अगर जे प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा होता तो मैं सबसे पहले क्या चीज़ें करता। देखो, सबसे पहले तुमको अपने टीचर्स डिफाइन कर लेने, अपनी कोचिंग एक फिक्स कर लेनी। ये नहीं कि तुम हॉप करो बीच में, कभी किसी टीचर के पास गए, कभी कोई कोचिंग ज्वाइन की, कभी कोई टेस्ट सीरीज ले रहे हो। कोई भी एक चीज़ पे स्टक रहो। तुम्हारे मॉड्यूल्स, रिसोर्सेज सब एक चीज़ डिफाइंड होनी चाहिए एंड वो तुमको पहले करके रख लेना है। एंड अब तुम मुझसे पूछेगा कौन से बेस्ट होते कौन से नहीं। भाई यार, सब बेस्ट होते, सब अपना बेस्ट ही देते हैं। तो जो तुमको सही लगे एंड उसी पे स्टक रहना। उसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट पे, भाई स्ट्रैटेजीज़ की वीडियो डूम स्क्रॉल ना करना। ये नहीं कि तुम हर यूट्यूब पे हर दिन नई स्ट्रैटेजीज वीडियोस देख रहे हो, हर कोई चीज़ नहीं देख रहे हो। देखो, ये अगर तुम मेरी भी देख रहे हो तो अगर तुमने पहले किसी की देख रखी तुम भाई उसको भी अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं कि तुम मेरी देखो फिर मेरे हिसाब से चीज़ें चेंज करने लगो, बिकॉज सबका अपना अलग अलग होता है। तो इसलिए हमेशा एक ही स्ट्रैटेजी पे स्टक रहना। स्ट्रैटेजी क्या, जो तुमको सूट करे। तुम लोग बस दूसरों के एक्सपीरियंस से एक आइडिया ले सकते हो। ये नहीं हो सकता कि तुम सिर्फ जो मैंने बोला वो फॉलो कर लिया तो तुम्हारी अच्छी परसेंटाइल रैंक आनी है। बिकॉज तुम भी जानते हो कि सबका अलग अलग लाइफ होती है, सब अपना अलग अलग लर्निंग पैटर्न होता है। एंड थर्ड आते हैं कि टाइम टेबल क्या बना है। आई नो बहुत लोग के मन में डाउट होता है कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए। बट अगर मैं सच बताऊँ ना, अब तुम अगर जे प्रिपरेशन कर रहे हो या 1 साल है, स्पेशली अगर 1 साल है, 2 साल है तो तब भी तुम लीनियंट हो सकते हो। बट 1 साल है तो तुम्हारे इसमें कोई टाइम टेबल का तो जिक्र होना ही नहीं चाहिए। तुम जितना पढ़ रहे हो पढ़ो, जितना तुम्हारा हो सकता है पढ़ाई करो। अब ऑफकोर्स तुम ये डिफाइन रखोगे कि ये सब्जेक्ट इतने घंटे करना है, ये सब्जेक्ट इतने घंटे करना है। बट एकदम एग्जैक्टली टाइम के हिसाब से ना डिवाइड कर लो कि 7 से 10 बजे यहीं करना है तो यहीं करना है, फिर 11 से 1 बजे ये करना है, ये करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज इससे क्या होता है कि गलती से आधा घंटा भी लेट हो गए तो तुम्हारा मन करता है कि भाई पूरा स्किप कर देता हूँ, अगले सेशन में देखा जाएगा। एंड फिर ऐसे ऐसे लूप बन जाता है एंड ऐसे ऐसे तुम बहुत चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो इसलिए ये याद रखो, टाइम टेबल हमेशा फिक्स ना रखो। और फर्स्ट तुमको बस ये स्टडी टाइम फिक्स होना चाहिए कि तुमको इतने घंटे पढ़ना ही है रोज़। सो बस उस हिसाब से तुम उस सब्जेक्ट भी इतने घंटे पढ़ना है, सो उस हिसाब से तुम डिवाइड करो टाइम। एंड उस स्लॉट के हिसाब से जब भी तुमको टाइम मिले तुम उसको कंप्लीट करो। बस ये एम होना चाहिए लास्ट में कि भाई तुमने जितना भी स्लॉट बना रखे हैं वो तुम्हारे पूरे कंप्लीट होने चाहिए। एंड मैं सच बताऊँ, तुम्हारा रोज़ तो नहीं कंप्लीट हो पाएंगे, तुम भी जानते हो, बिकॉज ये चीज़ें रोज़ नहीं फॉलो होती। सो इससे डिमोटिवेट ना होना। मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं एक हफ्ते में एक अच्छा दिन गया, दूसरा थोड़ा बेकार, तीसरा एकदम ही बेकार, फिर उससे मोटिवेशन आया तो चौथा अच्छा गया, फिर पाँचवा बेकार, फिर अच्छा, ऐसे ही होता था। मतलब रोज़ एक ही जैसा दिन तो नहीं जा सकता, ये तुमको मानना पड़ेगा। तो इसलिए डिमोटिवेट मत होना एकदम कर। एंड उसके बाद एक आती है एक और मेन चीज़ कि यार सारे सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देना, स्पेशली 11th-12th में। क्योंकि अगर मैंने क्या किया था, अगर पता हो कि मैंने मैथ्स को एकदम नेगलेक्ट ही कर दिया था, तो इसकी वजह से मेरे जे 2024 एडवांस निकला नहीं था, जबकि मेरी कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स थे। तो इसलिए एक सब्जेक्ट को हमेशा कभी नेगलेक्ट मत करना। ये नहीं कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट के भरोसे हैं।
हाँ, ये हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट तुम्हारा थोड़ा सा कम स्ट्रांग हो, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो, बट टाइम सबको इक्वली दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है उसी को टाइम दिए जा रहे हो और बाकी नेगलेक्ट करे जा रहे हो, क्योंकि ये ओवरऑल रिजल्ट में तुम्हारे काफ़ी इफेक्ट करता है। एंड तुम ये मान लो कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि मैं जैसे सोचता था कि लाइक मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में 80-90 नंबर्स ले आऊँगा एंड मैथ्स में भले ही 10-20 आ जाएँ, बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज 80-90 नंबर्स लाने के लिए यार तुमको फिर बहुत प्रेशर आ जाता है कि तुम पे, क्योंकि तुम भी जानते हो तुम्हारे पास 2 ही सब्जेक्ट हैं, तो तुम्हारा इतना प्रेशर बिल्डअप हो जाता है ना कि वो 80-90 बहुत टफ हो जाता है अचीव करना। एंड सच बताऊँ तो इतना आसान नहीं होता 80-90 मार्क्स लाना एक सब्जेक्ट में। इसलिए तीनों सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंस दो एंड टाइम उसी हिसाब से डिवाइड करो अपना। एंड उसके बाद आते हैं एक और चीज़ पे, अगर लाइक तुम ऑनलाइन स्टूडेंट हो, लाइक मैंने पूरी स्टडीज़ ऑनलाइन ही की है, तो मेरे को पता है, तुम ये लाइक जो लेक्चर वाला लूप है इसमें मत फंसना। ये नहीं कि तुम पूरा दिन लेक्चर देख रहे हो, उस क्वेश्चन के भी लेक्चर देख रहे हो जो तुमको क्वेश्चन लगाने हैं, तुम अपने आप से कुछ सॉल्व ही नहीं कर रहे हो। तुमको लग रहा है कि यार शायद ऐसे ऐसे जल्दी हो जाएगा, मेरे को जल्दी कर लेना, बट भाई तुमको किस चीज़ की चिंता है भाई, 1 साल बहुत होता है। तो आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड सॉल्यूशन तो मत ही देखो, मतलब जब तुमने बहुत ट्राई किया नहीं है तब देखो जाके। ये गलती मैंने की है और मैंने ड्रॉप ईयर में भी ये गलती की ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, लाइक ये गलती तो रिपीट ना करना। तो हमेशा ये लेक्चर वाले लूप में एकदम मत फंसना। तुम अगर लाइक 4 घंटा लेक्चर देख रहे हो उससे ज़्यादा एकदम मत देखना दिन में। अगर तुम 4 घंटा लेक्चर देख रहे हो तुमको 4 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो भी खुद से, उसमें भी ये नहीं कि सॉल्यूशन देख रहे हो सबके। तो इसलिए ये चीज़ से बच के रहना, क्वेश्चन खुद ही से करना। एंड उसके बाद आते हैं कि टेस्ट एनालिसिस करना। यार देखो सच बता रहा हूँ, टेस्ट एनालिसिस करके एक मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने खुद बताया कि मैंने कैसे ड्रॉप ईयर में जान के भी टेस्ट एनालिसिस करनी चाहिए मैंने नहीं की। वो इसलिए नहीं कि मुझे लगता था टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं और कुछ पढ़ लेता हूँ, मैं और रिवाइज कर लेता हूँ इस टाइम पे, बट ऐसा नहीं होता भाई। टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे तुमको पता चलता है तुम्हारी सिली मिस्टेक्स क्या हैं, तुम मतलब क्या चीज़ में लैग कर रहे हो, तुम किस चीज़ में कमज़ोर हो। मैं टेस्ट एनालिसिस इसलिए नहीं करता था कि मेरे को लगता था यार डीमोटिवेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा इतना ज़्यादा। इसलिए टेस्ट एनालिसिस ज़रूर करना। अगर तुम 3 घंटे का टेस्ट दे रहे हो ना, तो 3 घंटे का एनालिसिस भी ज़रूरी है। सो इसलिए टेस्ट एनालिसिस तो ज़रूर करना। एंड उसमें तुम नोट कर लेना कि लाइक तुम किस चीज़ में वीक हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम एक एक क्वेश्चन लिखो कि ये गलत था फिर उसका आंसर लिखो, बिकॉज मैं भी जानता हूँ इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास कि तुम एक एक चीज़ ऐसे लिख रहे हो। आई नो बहुत लोग बोलते हैं, मे भी कर सकते हो अगर तुम कर पाओ, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा लाइक वो क्वेश्चन के बारे में लिख लो, मतलब क्वेश्चन की समरी टाइप लिख लो कि इन क्वेश्चनों में मेरा थोड़ा गलत होता है ये वो, जिससे तुम्हारा ज़्यादा टाइम भी ना वेस्ट हो टेस्ट एनालिसिस में। एंड ऑल्सो इसी के साथ साथ टेस्ट तुम लोग रेगुलरली दो, लाइक हर एक वीक में तो देना ही चाहिए। एंड अगर लाइक स्पेशली कोई ड्रॉपर देख रहा है, तुम लोग भाई हर फुल सिलेबस टेस्ट एक वीक में दो ही दो। भले ही तुम्हारा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, कुछ नहीं, वो छोड़ो, बट एक फुल सिलेबस टेस्ट जब देते हो ना, तो तुम्हारी जो पेस बनता है वो तुम्हारी आदत बन जाती है। सारे क्वेश्चन मतलब तुमको पता होता है सब सिलेबस क्या आ रहे हैं, तो इससे रिवीजन भी अपने आप होता रहता है, नहीं तुम्हारी आदत भी अच्छी बनती रहती है। तो इसलिए अगर हो सके जितनी जल्दी फुल सिलेबस मॉक देना शुरू कर दो। अगर 11th-12th में जो तुम्हारे रेगुलरली कोचिंग मॉक्स होते हैं वो देते रहना अच्छे से। एंड अब आती है एक और इम्पॉर्टेंट बात जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रिसोर्सेज क्या रहने चाहिए। एंड इसका मैं एक तुमको सिंपल आंसर बता रहा हूँ कि जो कोचिंग प्रोवाइड करी बस उतना ही कर लो, बहुत है तुम्हारे लिए। क्योंकि कोई अगर तुम अच्छी कोचिंग से हो तो तुमको रिसोर्सेज की तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एंड अगर लाइक तुम्हारी कोई लोकल कोचिंग है, दैन तुम लोग किसी के मॉड्यूल प्रेफर कर सकते हो, किसी बड़ी कोचिंग के, तुमको आराम से वो चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं बहुत मोर देन सफिशिएंट होते हैं। अगर तुम एक एक कर लिए ना, मतलब अगर तुम एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कर रखा है उसका, तुम भाई मान ही नहीं सकता तुम्हारा एडवांस और मीन्स ना फोड़ो तुम लोग। लाइक मैं खुद एक्सपीरियंस से बताऊँ, क्योंकि मैंने भी बहुत बुक्स ले रखी थी, सेंगेज, फिजिक्स गैलेक्सी, ये वो, जिसकी मैंने सॉल्व सच बता रहा हूँ कुछ नहीं की होगी। बस जोश में लेता था, पहला चैप्टर करता था, फिर थम जाता था। क्योंकि मॉड्यूल्स होते हैं, फिर मॉड्यूल्स का फिर एक तो फिर तुमको लगता है कि मॉड्यूल्स भी नहीं हो पा रहे, ना बुक हो पा रही है, तो मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। तो इसलिए मैंने जैसे शुरुआत में पॉइंट भी बोला था कि एक ही चीज़ पे स्ट्रक रहो। तो इसलिए यही कहना चाहूँगा, या तो कोई अच्छी कोचिंग का मॉड्यूल्स रखना, या तो फिर कोई एक बुक रखना रेफरेंस, बट दोनों चीज़ें मत रखना कभी भी। एंड अब आती वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर तुम कोई भी मॉक दे रहे हो, देन उसमें तुम ज़रा से भी चीटिंग मत करना। लाइक कभी कभी क्या होता है कि तुम लोग को अगर स्पेशली घर पे मॉक दे रहे होते हैं तो लगता है यार ये फॉर्मूला तो आता ही था, मतलब फॉर्मूला बस याद नहीं आ रहा है, बट मेरे को अप्लाई करना तो आता है, तो बस मैं फॉर्मूला देख लेता हूँ एंड फिर उसमें उस हिसाब से तुम आंसर मार्क कर देते हो। या फिर ये तुमको सूडो फीलिंग दे जाता है कि हाँ ये तुमने आंसर सही तो किया था एंड इसके मार्क्स भी आ गए, बट फिर उसका कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं सच बता रहा हूँ, ये चीज़ कभी मत करना।
अगर तुम मॉक दे रहे हो तुम एकदम ऑनेस्टली देना, 1% भी चीटिंग नहीं। लाइक अगर 3 घंटे बैठे हो 3 घंटे प्रॉपरली बैठे रहो, फ़ोन अलग, हर चीज़ अलग, बस तुम और तुम अपना मॉक दे रहे हो, बस और कुछ भी नहीं। तो बस यही था वीडियो में। आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ तो बताई दी इस वीडियो में। अगर तुम लोग को पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लाइक चाहिए कि कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, लाइक मैं केमिस्ट्री में कैसे 99.7 परसेंटेज स्कोर किया था, तुम लोग क्या कर सकते हो कि तुम लोग भी कर पाओ। अगर इस टाइप की वीडियो चाहिए तुम लोग कमेंट में डाल सकते हो, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी बना दूँ। एंड आई होप तुम लोग को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी हो एंड काफ़ी तुम लोग इससे कुछ सीखने को मिला हो। तो अब वीडियो एंड करते हैं, तुम लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड तुम लोग को ऑल द बेस्ट जे 2027 एंड 2028 के लिए। बाय।